देखिए, हम लोग हैं बगैर पढ़े लिखे और ये वैज्ञानिक अपने आप को समझते हैं बहुत पढ़ा लिखा है, तो वो ये समझते हैं कि जो किसान कह रहा है वो बेवकूफ है। जबकि हकीकत में अगर देखा जाए तो हमसे बड़ा वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक कोई नहीं है। पूरी प्रकृति बदल रही है, हमारा सिस्टम बदल रहा है, हमारा रहन सहन बदल रहा है, हमारा शिक्षा का स्तर बदल रहा है, हम लोग प्रगति कर रहे हैं, हर क्षेत्र में कर रहे हैं। तो फिर कृषि क्षेत्र में क्यों नहीं? कि जो हमारे यहाँ जो फसल चक्र है या जो मौसम चक्र है, वो मौसम चक्र बदल रहा है। तो अब हमें वैज्ञानिक आधार पर कृषि क्षेत्र में हम काम करेंगे तब हमें लाभ मिलेगा। अब देखिए, बहुत बड़े बड़े हमारे यहाँ शोध संस्थान है, हमारे कृषि विश्वविद्यालय बहुत बड़ा है। अब इस कृषि विश्वविद्यालय को ये चाहिए कि जो हमारे यहाँ प्रकृति का चेंज हो रहा है, प्रकृति चेंज हो रही है, उसी संभव काम नहीं है, क्योंकि 100 दिन से कम की अगर कोई फसल होती है तो उसकी पैदावार लाभकारी नहीं होती है। नोएडा के किसान जो करोड़पति थे, जिनको करोड़ों रुपए मिला था मुआवजा, उन लोगों की आज हालत देखिए आप कि कोई सब्जी का ठेला लगा रहा है, उनकी घरवाली, घर से पत्नियां और बहन बेटियां दूसरे के घरों में बर्तन मांज रही हैं। अरे और बच जाइए, यहाँ जो हमारे यहाँ पावर प्लांट लगा है पारीछा में, उसके उसमें जो जमीन गई थी, उसके उन किसानों को ढूंढो कहाँ है, गायब हो गए, मिल ही नहीं रहे, भग गए बाहर, वहीं रह गए, वहीं मजदूरी कर रहे, कुछ मर खप गए, कुछ क्या है ये। नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से। 2 दिन पहले आपने जैसे कि देखा कि ओलावृष्टि और बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी, उनकी फसलें बर्बाद कर दी। अपनी फसल का नुकसान होता देख उतर आए किसान सड़कों पर आंदोलन करने, कहीं चक्का जाम किया तो कहीं बैठे धरने पर डीएम कार्यालय के बाहर, और साथ ही साथ उन्होंने सौंपा है ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को कि उनको उनकी फसल बर्बादी का मुआवजा दिलाया जाए। इसको देखते हुए भाजपा के सांसद अनुराग शर्मा जी और विधायक रवि शर्मा, विधायक राजीव सिंह पारीछा ने लिखा है पत्र शासन को कि किसानों को उनकी फसल बर्बादी का मुआवजा दिया जाए। वहीं प्रशासन ने कुछ टीमें गठित कर दी हैं जिनको 72 घंटे के अंदर रिपोर्ट देनी है कि किसानों को कितना नुकसान हुआ है। आइए चलकर ऐसे में बात करते हैं बुंदेलखंड के किसान नेता गौरी शंकर विधवा जी से और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों और कैसे किसान इस आपदाओं से निजात पा सकते हैं। आइए चलकर बात करते हैं गौरी शंकर विधवा जी से। देखिए, सबसे बड़ा विषय ये है कि किसानों की जो हालात हैं, किसानों की जो दुर्दशा है, ये अभी नई नहीं है, इसी वर्ष नहीं आया है ये ओलावृष्टि और अतिवृष्टि। हम लोग 2004 से ये देख रहे हैं, 2004 से लगातार रबी में और खरीफ में दोनों फसलों में हमारे यहाँ प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। और प्राकृतिक आपदाओं में से जो बचाव होता है वो सरकार अपने स्तर पर करती है, अधिकारी अपने स्तर पर करते हैं, लेकिन उतना नहीं मिल पाता है जितना किसान को उससे बेनिफिट होता है कृषि से, या जितनी किसानों को आवश्यकता होती है, जितना उनको मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। इसका मूल वजह देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो हमारे यहाँ जो फसल चक्र है या जो मौसम चक्र है, वो मौसम चक्र बदल रहा है। हमारे यहाँ जब जुलाई से लेके जुलाई, अगस्त, सितंबर में जो 3-4 महीने बारिश होती थी, अब वो बारिश उस टाइम नहीं होती है। अब वो चक्र खिसक के आ गया है हमारे यहाँ फरवरी और मार्च में। हमारे यहाँ फसलों के टाइम में बरसात होती है और ओले वगैरह तमाम दुनिया भर की आपदाएं आती हैं। हमारा मानना यह है कि अगर हम पूरी प्रकृति बदल रही है, हमारा सिस्टम बदल रहा है, हमारा रहन सहन बदल रहा है, हमारा शिक्षा का स्तर बदल रहा है, हम लोग प्रगति कर रहे हैं, हर क्षेत्र में कर रहे हैं, तो फिर कृषि क्षेत्र में क्यों नहीं? हम वही बाबा आदम के जमाने का जो कृषि क्षेत्र का सिस्टम है, हम उसी पर आधारित हैं। सिर्फ बदला है तो सिर्फ मशीनरी बदली है कि हमारे मशीनरी बैल से और हर से और बखर से उठ के हम ट्रैक्टर पे आ गए हैं, इतना बदल पाए हैं। अगर सब कुछ बदल रहा है, यहाँ तक प्रकृति भी बदल रही है, तो हमारे यहाँ जो वैज्ञानिक तबका है, जो हमारे कृषि पर आधारित, कृषि से संबंधित है, तो अब हमें वैज्ञानिक आधार पर कृषि क्षेत्र में हम काम करेंगे तब हमें लाभ मिलेगा। अब देखिए, बहुत बड़े बड़े हमारे यहाँ शोध संस्थान है, हमारे कृषि विश्वविद्यालय बहुत बड़ा है। अब इस कृषि विश्वविद्यालय को ये चाहिए कि जो हमारे यहाँ प्रकृति का चेंज हो रहा है, प्रकृति चेंज हो रही है, उसी हिसाब से हमें अपनी फसलों का भी चक्र बदलना चाहिए। अब हम गेहूं बोते हैं,
गेहूं की कटाई हमारी मार्च में होती है और मार्च में ही हमारे यहाँ आफत आती है। ये विगत लगभग 20 वर्षों से हो रहा है। तो ये कृषि वैज्ञानिकों को अपने हिसाब से अब जैसे अब हमारे यहाँ अगर 3 महीने का बीज आता है, ये सीड दे रहे हैं 3 महीने का, 3 महीना में जो कटना शुरू हो जाता है उसको वैज्ञानिक अपने तरीके से 2.5 महीने का करें, ताकि ये ओलावृष्टि और ये इसका मौसम सेट है। ये हमारे यहाँ फरवरी 15 के बाद और मार्च 15 तक आफतें आती हैं हमारे यहाँ 1 महीने का, और यही पीक टाइम होता है हमारे यहाँ फसलों की कटाई का। अब जो अभी वर्तमान में फसलें कुछ कटना शुरू हुई और ये हो गया, जो कट गई हैं वो पड़ी हुई हैं और जो नहीं कटी हैं वो ओलावृष्टि से और उससे खराब हो गई, खत्म हो गई हैं। कहने का मतलब ये है कि सब क्षेत्रों में अगर प्रगति हो रही है, उसमें बदलाव हो रहे हैं। आप ये बताएं कि पहले चिट्ठियां चलती थी, आज मोबाइल ऐसा सिस्टम चल गया है कि आदमी सामने बात भी कर रहा है। ये क्या है? ये वैज्ञानिकों की वो है, सफलता है ये। तो ये सब क्षेत्रों में हो रहा है। परमाणु बम तक बना लिए हम लोगों ने। तो क्या हम लोग ऐसा बीज नहीं विकसित कर सकते हैं कि जो किसानों को इस नुकसान से बचा सकें? आपने कभी कृषि विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या किसी शोधकर्ता से इस बात के लिए अप्रोच किया? देखिए, हम लोगों ने तो हर जहां हमारे यहाँ खरीफ गोष्ठियां होती हैं, मंडल स्तरीय होती हैं, खरीफ गोष्ठियां होती हैं, रबी गोष्ठियां होती हैं, अन्य तमाम ये होता है, लेकिन यहाँ उतना गंभीरता से हम लोगों को नहीं लेते हैं। क्योंकि अब देखिए, हम लोग हैं बगैर पढ़े लिखे और ये वैज्ञानिक अपने आप को समझते हैं बहुत पढ़ा लिखा, तो वो ये समझते हैं कि जो किसान कह रहा है वो बेवकूफ है। जबकि हकीकत में अगर देखा जाए तो हमसे बड़ा वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक कोई नहीं है जो किसान वैज्ञानिक होता है। बगैर पढ़ा लिखा जो अपने दस्तखत नहीं बना पाता है, वो ये बता देता है कि पानी की बरसात कब होगी, पूरब कब बरसेगा और पश्चिम कब बरसेगा, हमारे यहाँ फसलें कौन सी अच्छी होंगी। अब मौसम पर हम लोगों का वो नहीं है, हम लोग नए बीजों को तैयार नहीं कर पाते हैं। ये हमें वैज्ञानिक तरीके से बताना पड़ेगा। अब वैज्ञानिक अपने तरीके से करके और हम लोगों में प्रचार प्रसार इतना करें, हमें नई नई फसलें दें, नए नए बीज दें, ताकि हम उनको पैदा करके और हमें मार्केट में उसके सही दाम मिल जाए। तो हम सरकार से, देखिए अब सरकार की भी मैं अगर पूरी तरह से कहेंगे, हम किसान नेता हैं, हमें तो सरकार की आलोचना और विरोध करना चाहिए, लेकिन हकीकत ये है कि जो बर्बादी हुई है सरकार कहां तक कितना दे। हमारे यहाँ के हालात ये हैं कि जो बीमा कंपनियां हैं वो गड़बड़ करती हैं, हमें पूरा पैसा मजबूरी में नहीं दे पाती हैं और उनको फिर सरकार ब्लैक लिस्टेड कर देती है और दूसरी कंपनी फिर आ जाती है, वही यही करती है। ये भी चक्र एक चल रहा है। तो हम लोगों को अगर सरकार बचाना चाहती है तो अपने वैज्ञानिकों को ऐसा तैयार करे कि वो हमें मौसम चक्र के हिसाब से हमें कृषि चक्र के बारे में समझा दे और उसके हिसाब से हमें सुविधाएं मुहैया करा दे, हम लोग बच जाएंगे। वरना अभी हुआ आंदोलन करेंगे हम लोग, उसमें रामलाल को मिल गया 6,000 और उसी के भाई को मिला 300 रुपए। ऐसे भी अपवाद होते हैं हमारे यहाँ। तो पूरा हम लोगों को पैसा ना मिलता है और ना मिलेगा और ना उससे हमारा भला होने वाला है। सम्मान निधि मिलती है, 500 रुपए महीना मिल जाए, क्या होगा इस महंगाई के दौर में। तो ये सरकारी योजनाएं मिलती हैं, मैं तो ये कहता हूं कि सरकारी योजनाएं जो मिल रही हैं ठीक है, धन्यवाद है सरकार का, लेकिन जो हमारा वास्तव में परिवर्तन करेगा, जो कृषि क्षेत्र को वास्तव में फायदेमंद होगा, ऐसे वैज्ञानिकों को ऐसा हम लोगों के लिए शोध करना चाहिए और शोध करके हम लोगों को समझाना पड़ेगा, उसका प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। खाली गोष्ठियों में काम नहीं चलेगा। नए नए हमें सीड दो, नई नई हमें फसलें दो, नई नई हमें उसका, ताकि हमारा उसके दाम अच्छे मिले और नुकसान ना हो। जो दैवीय आपदा आती है उसमें नुकसान ना हो, तब तो ठीक है। अब वरना ये जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, ग्रासलैंड हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े हैं, ये सिर्फ सफेद हाथी साबित हो रहे हैं हमारे लिए। ग्रासलैंड से बुंदेलखंडी किसानों को क्या लाभ है? उन सब फलानी घास, ढमका घास, अरे रोटी तो खाने को नहीं है, हम घास का क्या करेंगे? हमारे यहाँ जानवरों को पालने के लिए भूसा नहीं है, हमारे यहाँ जानवर पालने से दूर होते जा रहे हैं मजबूरी में किसान, तो उससे हम क्या करेंगे? कृषि विश्वविद्यालय है, ये नए तरीके के वो बीज और ये सब कागजों में नहीं, ये धरातल में होना चाहिए। इनकी मॉनिटरिंग होना चाहिए सरकार की तरफ से कि किस वैज्ञानिक ने कौन से शोध पर कितना काम किया। अब अगर ये सब उसके समय को थोड़ा करेंगे, कम करेंगे या कुछ, तो अगर पता चला कि 5 साल में कर रहे हैं, 10 साल में कर रहे हैं, क्या तो जब तक तो कृषि क्षेत्र निपट ही जाएगा, क्या होगा? इनको
प्रथम वरीयता में इस के लिए काम करना पड़ेगा, ताकि हम इस जो मौसम का बदलाव हो रहा है, जो एक साल का नहीं है, प्रतिवर्ष का है, तो इससे फसलों को बचाया जा सके। हमें ऐसे बीज और ऐसे सीड। तो दुधवा जी, बीड़ा के आने से आप किसानों की हालत को कैसे? भैया, बीड़ा के आने से इसमें देखिए दो बातें हैं। बुंदेलखंड कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ की जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, उसमें हम लोगों को हर साल नुकसान होना, हमें फसल के दाम न मिलना, हमारे यहाँ भ्रष्टाचार भी होना, ये तमाम ऐसी बातें हैं कि जो किसानों की किसानी घाटे का सौदा सिद्ध हो रही है। अब इसमें खाली किसान कृषि क्षेत्र है ये, अब इसमें अगर ये औद्योगिक हब आ रहा है तो इसका हम लोग स्वागत करते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। जब हम लोग यहाँ नौकरियां भी मिलेंगी, हम लोगों को यहाँ पे मनी सर्कुलेशन भी होगा, ठीक है, सब बातें ठीक है। लेकिन उनके बारे में नहीं सोच पा रही है सरकार, जिनको भूमिहीन किया जाएगा, जिनकी जमीनों को ले लिया जाएगा, उनके बारे में न्याय नहीं मिल रहा है किसानों को। उनके लिए न्याय ये है, हमारे हिसाब से ये है कि देखिए, हम लोग किसानी वाले लोग हैं, हम लोग उद्योग धंधे नहीं कर पाएंगे। हमें जो बीड़ा से पैसा मिलेगा वो हमारे रिश्तेदार ले जाएंगे, मामा, फूफा, ताऊ, सारे जीजा, जितने लोग, उनको ये पता चल जाए कि फलाने रामलाल को अगर पैसा मिल रहा है, तो वो सब आ जाएंगे, वो व्यवहार बनू के जैसे लोग पैसे ले जाएंगे, उनकी बुराइयां होंगी। दूसरा, अगर वो नहीं भी देता है पैसे, तो वो उस पैसे को लगाएगा कहां? अगर वो मार्केट क्षेत्र में लगाता है, मार्केट सेक्टर में अगर पैसा लगाता है, तो इतना पढ़ा लिखा किसान नहीं है कि वो बड़े शोरूम को संचालित कर सके। उसका जो परिवार, देखिए, ये उद्योग नहीं है हम लोगों के लिए, हम लोगों के लिए परिवार के भरण पोषण का रास्ता है, ये तरीका है, ये कृषि। हम लोग अगर 10 बीघा भी जमीन है तो हमारे 2-2, 3-3 परिवार पल जाते हैं। अब उसको अगर हमसे ले लिया जाए तो उसमें सबसे अच्छा है, मैं विरोध नहीं करता हूं, बीड़ा का अच्छी बात है, उद्योग घराने आना चाहिए, लेकिन हमें एक्चुअल उस हिसाब से हमें लाभ नहीं मिल रहा है। आप जो हमें पैसा दे रहे हैं, वो सर्किल रेट के हिसाब से जो पैसा दे रहे हैं, गलत है। आपने सर्किल रेट से, हम मान के, आप उदाहरण के तौर पर मान के चलिए कि 5 लाख रुपए में 1 बीघा जमीन ले लिया आपने, 5 लाख रुपए में। आप उद्योग विभाग को या जो वहां से आ रहे हैं, उद्योगपति आ रहे हैं, उनको कितना दे रहे हैं, किस रेट दे रहे हैं? बड़ी बात है। आपने हमसे 5 लाख रुपए बीघा में लिया है और उसको आपने लेबल कर दिया, और फिर उद्योगपति को उसमें आपने फिर कितने का दिया? 50 लाख का। वही 5 लाख वाली जमीन बीघा वाली आप 50 लाख में उद्योगपतियों को दे रहे हैं, सिर्फ सम्मिलित करके। तो वो हमें बता दो ना, हम अपनी को समतल कर देंगे। जो उद्योगपतियों को सरकार बेचे, वो पैसा अगर हमें मिल जाता है तो हम लोगों के लिए ठीक है। दूसरी बात, इतने बड़े उद्योग लग रहे हैं, क्या उस उद्योग में इनकी हिस्सेदारी, जो जिनकी जमीन जाती है, उनकी हिस्सेदारी नहीं हो सकती है क्या? हमारी अगर 10 एकड़ जमीन जा रही है और आप जिसको दे रहे हैं, जिस सेक्टर को दे रहे हैं, जिस उद्योगपति को दे रहे हैं, उसमें से आप 1% हमारा भी शेयर कर दो ना। उस उद्योग जो वो कमाएगा उसमें से 1% हमें मिल जाए। छोड़ दिए, इसको भी मत कीजिए। आप हमारे परिवार में अगर 2 लड़के हैं तो कम से कम भले ही मजदूरी से ही, भले ही उसमें गेट कीपर बना दो, उसको चपरासी बना दो, उसको कुछ ही बना दो, तो उसको अगर नौकरी मिल जाएगा तो वो उसके जीवन का आधार बन जाएगा। वो अगर आपने पैसे दे दिए, जो नोएडा में हुआ है किसानों का, नोएडा के किसान जो करोड़पति थे, जिनको करोड़ों रुपए मिला था मुआवजा, उन लोगों की आज हालत देखिए आप कि कोई सब्जी का ठेला लगा रहा है, उनकी घर से पत्नियां और बहन बेटियां दूसरे के घरों में बर्तन मांज रही हैं, झाड़ू पोंछा कर रही हैं, क्योंकि हम लोगों को पैसा इस्तेमाल करने का तरीका नहीं है, हम लोगों को पता है। तो ऐसी कोई व्यवस्था बना दी जाए कि ताकि हम लोगों के परिवार वालों को कहीं भीख ना मांगना पड़े, कहीं हरियाणा और पंजाब में जाके मजदूरी ना करना पड़े, ऐसी हम लोगों को कोई व्यवस्था। लेकिन अब यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, ना कोई सुन रहा है। उनको ये है कि तुम्हारा पैसा इतना बन रहा है, सर्किल रेट के हिसाब से गुणे 4 ले लो। सर्किल रेट अगर 1000 रुपए 1 बीघा है, देखिए सर्किल रेट अलग बात होती है, इसको भी सरकार ही तय करती है। सर्किल रेट अलग बात है, उसके गुणा 4 लाख रुपए बीघा दे दिया आपने। अब 4 लाख हमारे यहाँ जो बीड़ा आया है, इसको यहाँ काम शुरू होने की वजह से
आसपास के 150-200 किलोमीटर के रेंज में जमीनों के रेट अपने आप बढ़ गए हैं कि जब ये यहाँ जमीनें बेचेंगे तो हमारे यहाँ ये खरीदने आएंगे। तो पता चला कि उतनी जितनी कि हमने यहाँ बेची उतने का मिल ही नहीं रहा है। हमारा घर मकान दुकान सब चला गया, हम बेघर हो गए और वहां जाके हम भटकेंगे। और इस बीच में जो पैसा होता है वो रुकता नहीं है किसी के पास, चाहे वो बड़ा आदमी हो चाहे छोटा आदमी हो। और हम लोग तो अभाव से ग्रसित हैं, लोग बाग हैं। हमने कभी मोटरसाइकिल नहीं देखी, अगर पैसा आ जाएगा तो पहली लड़की को मोटरसाइकिल दिया। और ऐसे सबूत हैं, भट्टा पाप साल में देख लीजिए, वहां अधिकरण हुआ था। अरे और बच जाइए, यहाँ जो हमारे यहाँ पावर प्लांट लगा है पारीछा में, उसके उसमें जो जमीन गई थी उसके उन किसानों को ढूंढो कहाँ है, गायब हो गए, मिल ही नहीं रहे, भग गए बाहर, वहीं रह गए, वहीं मजदूरी कर रहे, कुछ मर खप गए, कुछ क्या है ये। हम लोगों को अगर रास्ता दिखाना है, हम लोगों के परिवारों को बचाना चाहती है सरकार, तो हम लोगों को ऐसा बना दे कि हम लोगों के आय का साधन बनता रहे, हम लोगों के आय का साधन बनता रहे। यही सब मांगे हैं। तो अभी आपने सुना गौरी शंकर विधवा जी को, जो कि किसान नेता हैं बुंदेलखंड क्षेत्र के। अब हम चलते हैं सीधे बात करने कृषि विश्वविद्यालय में SS सिंह जी से, जो कि डायरेक्टर एक्सटेंशन है। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्राउंड रिपोर्ट में। जी नमस्कार। नमस्कार सर, जैसे कि मौसम चक्र बदल रहा है, इसके चलते अक्सर किसानों का नुकसान हो जाता है। 2004 से लेके अब तक 1 या 2 साल ऐसे बीते होंगे जिसमें किसानों का नुकसान नहीं हुआ है। इस पर हमारे यहाँ के वैज्ञानिक, चूंकि कृषि विश्वविद्यालय बुंदेलखंड का जो मेन जिला झांसी में ही है, यहाँ के वैज्ञानिक क्या इस पर शोध कर रहे हैं? देखिए, बुंदेलखंड में गेहूं है, दलहन है, तिलहन है, ये मुख्य फसलें हैं। और इसमें बुंदेलखंड पिछले कुछ समय से जलवायु परिवर्तन से काफ़ी प्रभावित हुआ है। और जो तापक्रम हमारा है, तापक्रम का परिवर्तन और जो बरसात का परिवर्तन, ये बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है फसलों को। बेसमय की बरसात या समय पर बरसात ना होना, और बेसमय पर तापक्रम बढ़ना और बिना समय के तापक्रम गिर जाना, इन दोनों के कारण जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव है फसलों पर कुप्रभाव पड़ रहा है। और जैसा कि लोगों को ये सोचना है कि हम ऐसी जो है वो प्रभेद निकाल दें, ऐसी वैरायटी निकाल दें जो कि इन कुप्रभाव के आने के पहले ही पक जाएं, तो ऐसा एक संभव काम नहीं है। क्योंकि 100 दिन से कम की अगर कोई फसल होती है तो उसकी पैदावार लाभकारी नहीं होती है, उतना बढ़िया जो है दलहन तिलहन या गेहूं में नहीं आती है। तो इसलिए इसमें जो शोध है हमारी यूनिवर्सिटी कर रही है दूसरे लोगों के साथ में मिलकर के, कि जैसे पाला पड़े, बरसात हो जाए, ओले पड़े या तापक्रम बढ़े या बरसात का विचलन हो, तो इससे वो बहुत कम प्रभावित हो। और आने वाले समय में ये जो तेजी से जलवायु परिवर्तन होना है उसको वो जो है किसी भी हालत में उसका सामना कर सकें, और इस तरीके से मिट्टी की दशा जो है उसमें वो अपने को समाहित कर सकें, जलवायु परिवर्तन को समाहित कर सकें। ये हम लोग शोध कर रहे हैं। अभी आने वाले समय में आप फौरन किसानों को क्या सलाह देंगे जिससे वो आगामी अपनी फसल में थोड़ा बेनिफिट ले पाए? इसमें हम लोग देखिए, हम 2 चीज का किसानों को वो करते हैं। एक तो जहां पानी गिरा है या ओला पड़ा है वहां पर तो पानी तेजी से निकाल दें, जिससे कि जो पौधे गिर गए हैं वो सड़न से उनके पौधे सड़न से बच सकें। और दूसरा ये है कि अब इस स्थिति में जहां पर पौधों की पत्तियों में जरा सा भी हरापन बना हुआ है, 1% पोटास के घोल का छिड़काव करें। तो उसमें 1 से 2%, अगर गेहूं की फसल है तो 2% तक का पोटास का घोल का छिड़काव कर सकते हैं जहां हरी पत्तियां मौजूद हों। इससे क्या होगा कि पोटास के कारण पौधों में रोग रोधिता और विषमता के प्रतिरोधिता पैदा होती है, और पौधे जो हैं वो पनप करके कुछ रिकवरी कर करके और पैदावार दे सकते हैं। अभी तत्काल यही जो है वो किया जा सकता है। और दूसरा किसानों को सलाह है कि अगले साल से जो जिन फसलों में ऐसे जलवायु परिवर्तन के प्रति जो प्रभेद वैरायटी निकाली जा चुकी हैं, उन वैरायटी को अगर लगाएंगे तो इनका प्रकोप कम होगा। सर, ये वैरायटी उनको कहाँ से मिलती?
ये नेशनल सिस्टम में हमारा आईसीआर के इंस्टीट्यूट और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग चीज़ों के लिए निकाली हैं। किसी ने गेहूं में, किसी ने धान में, किसी ने मक्के में, किसी ने चने में, किसी ने सरसों में निकाली हैं। तो वो उस प्रभेद को जो है वो किसान जो है अगर करें तो किया जा सकता है। हम लोग कोशिश करेंगे रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की आने वाले समय में इनका बीज उत्पादन हम अपने यहाँ करें, जिससे बुंदेलखंड के किसानों को यहीं पर मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब। तो ये थे हमारे साथ एचएस सिंह जी, जो कि डायरेक्टर एक्सटेंशन थे। कैसा लगा आपको हमारा प्रयास ग्राउंड रिपोर्ट का, हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं वैभव सिंह और आप देख रहे थे ग्राउंड रिपोर्ट।